हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन और स्वागत है आपका आप अपने वही परिवार एम सिलेक्शन में। चलिए फटाफट आज देख लीजिए, मैं आप लोगों को फिर से एक बार अनुसूची पढ़ाने वाली हूँ। ऐसे मैंने वर्बली आप लोगों को बताया था। आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगी तो आपको एक पीपीटी की फॉर्मेट में दूंगी, जिससे आप आने वाले टाइम में अगर आपको पढ़ना है तो आप प्रॉपरली अनुसूची एक साथ सारी अनुसूची आपको मिल सके। तो यहाँ पर हम दो टॉपिक कवर करेंगे आप लोगों के साथ। एक तो हम टोटल हमारी कितनी अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में वो कवर करेंगे, एंड हमारे कितने भाग हैं हम उसे कवर करेंगे। जो हमारा बेसिक है, पहले आप लोग बेसिक अगर आप लोग क्लियर करेंगे तो आप लोगों को चीजें और जल्दी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए फटाफट देख लेते हैं। भारत का संविधान लिखा है अनुसूची, तो अनुसूची की बात हम कर लेते हैं। आ जाइए, एक मिनट। हमारे भारतीय संविधान में जो हमारे संविधान है उसमें कितने आर्टिकल है, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने हमारे भाग हैं, तो पहले तो वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो आपको बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, फटाफट बताइए। 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, और 22 भाग है और 395 जो हमारे हैं ये कितने हैं आर्टिकल हैं। तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये देखिए, हम यहाँ पे अनुसूची की बात कर लेते हैं। पहले के प्रारंभिक के टाइम पे ये कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और जो अभी प्रेजेंट के टाइम में है वो हमारी कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान टाइम समय, अगर वर्तमान की समय की बात करें, और जो हमारा प्रारंभिक समय था जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब हमारी कितनी अनुसूचियां थी, टोटल हमारी 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं कौन कौन सी अनुसूचियां थी। जैसे यहाँ पर हमारा प्रथम अनुसूची थी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूची। अभी मैं इसको एलुब्रेट करूंगी, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन कौन सी पहले के टाइम पे हमारी अनुसूचियां थी। हालांकि अभी ये नहीं पूछा जाता कि मतलब अरे जो आपका पास्ट में आपकी कितनी अनुसूचियां रही हैं ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए। जो आपका द्वितीय अनुसूची है इसमें आपका क्या है, वेतन और भत्ते हैं एवं विशेषाधिकार हैं। फिर तृतीय अनुसूची जो हमारी तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ एवं प्रतिज्ञा है। जो चौथी अनुसूची है इसमें हमारी राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, यानी सीटों का बंटवारा हो गया। पंचम अनुसूची यानी कि पांचवी अनुसूची क्या कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति प्रशासन, ठीक है, उनके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। छठी अनुसूची क्या है, पूर्वोत्तर राज्य में जनजातीय क्षेत्र प्रशासन, ठीक है। सातवीं अनुसूची क्या कहती है, संघ राज्य एवं समवर्ती सूची, ठीक। आठवीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाएं, यानी कि यहाँ पर भाषाओं की बात की गई है। जो हमारे यहाँ कितनी 22 भाषाएं हैं उसको हम मान्यता मिली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी कौन कौन सी और अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, एड ऑन की गई हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। अच्छा, अनुसूची तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं आपकी फटाफट। ओके, तो अभी वर्तमान समय में हमारी 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। जो आपने आर्टिकल जो भाग 1 पढ़ा होगा, पढ़ते भी हैं आप लोग, कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। आर्टिकल 1 में राज्य एवं उसकी क्षेत्राधिकार यानी कि सीमाओं की बात की गई है। तो आपको बता दें यहाँ पर प्रथम अनुसूची जो है, यानी कि पहली अनुसूची जो हमारी है वो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। इसमें ये कहा गया है, ये जो हमारी पहली अनुसूची है, ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि देखिए भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। इसमें चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारी अनुसूची है इसमें हम चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं ये भी हम आपको बता दें। कोई भी राज्य आकर मिल सकता है, चाहे वो राज्य हो या अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, ठीक है। कोई भी राज्य बाहर का, जो जैसे हमारा अभी आपने अगर एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम बताएंगे आपको, राज्य मिल सकता है, ठीक है, निकल नहीं सकता। आकर आप मिल तो सकते हैं हमारे भारत में या हमारे राज्य में, लेकिन आप उसको वापस आप वहां से जा नहीं सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पर और क्या बोला गया है कि किस राज्य को क्या क्षेत्र सीमा, उसकी पूरा विवरण, उसकी जानकारी, किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन, अनुसूची में ये सारी क्या है, अनुसूची 1 में लिखा हुआ है कि भाई किस राज्य में किस सीमा, किस राज्य की कहाँ तक सीमा है, क्या नाम है, इसमें कितना एरिया है, ये सारा चीजें हमारे क्या है पहली अनुसूची में लिखी हुई है। एक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले कि मान लो कि जैसे अभी नेपाल है, नेपाल अगर चाहे तो हमारे भारत में आकर मिल सकता है, ठीक है। बस क्या है कि हम उसे मिल तो सकता है लेकिन वो वापस नहीं जा सकता है। तो ये हमारे किसमें, ये सारा विवरण जो है वो हमारी पहली अनुसूची में लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको पहली अनुसूची जो है वो क्लियर होगी, ठीक है। पहली अनुसूची में हम जो भी चीजें परिवर्तन या जो भी अपडेट होती हैं, चाहे वो सीमा से रिलेटेड हो राज्य की, चाहे वो नाम उसके परिवर्तन से रिलेटेड हो, या फिर कोई हमारा राज्य उसमें विलय हो रहा है, या फिर उसको हम अलग राज्य बनाना चाह रहे हैं, वो सारा अपडेट हमें प्रथम यानी कि पहली अनुसूची में करना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो दूसरी अनुसूची जो हमारा है, वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार। भाई वेतन भत्ते और विशेषाधिकार की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर किसके वेतन भत्ते होंगे और किसका विशेषाधिकार होगा। तो यहाँ पर जो भी हमारे विभिन्न पदाधिकारी हैं, ठीक है, उनकी सैलरी का विवरण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए हमारे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, या इन सब की सैलरी क्या है, यहाँ पर उनका विवरण है कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, ये सारे जो भी पदाधिकारी हैं उनकी सैलरी यहाँ पर डिसाइड की गई है कि भाई आपको यहाँ पर एक महीने में इतनी सैलरी मिलेगी। एक एग्जाम्पल बात कर लेते हैं कि भाई देखिए, अगर सैलरी नहीं लिखी होगी तो कोई भी आकर कुछ भी दावा कर सकता है। यहाँ पर मान लीजिए कि अगर एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि राष्ट्रपति की सैलरी है 5 लाख, एक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने उनसे ये हुआ कि भाई आपकी सैलरी यहाँ पर 5 लाख है या 4 लाख है, आपकी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई नहीं, मुझे तो मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, मान लो एग्जाम्पल की 6 लाख 7 लाख होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई देखिए, ये अनुसूची में यहाँ पर ये मेंशन है कि जो राष्ट्रपति की सैलरी है पर्टिकुलर ये अमाउंट है, इतना ही आपको मिलेगा। तो ये चीजें पूरी प्रॉपर क्या होती हैं, एक लिखित रूप में रखी जाती हैं। तो हम अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो भी वेतन भत्ते या विशेषाधिकार है वो अनुसूची 2 में लिखी गई है, ठीक है। पदाधिकारियों की जो सैलरी का विवरण है वो हमारे अनुसूची 2 में है, ठीक। अब बात कर लेते हैं अनुसूची 3 क्या कहती है। अनुसूची 3 कहती है शपथ और प्रतिज्ञाएं, ठीक है, यानी कि शपथ, जिसको किस टाइप की शपथ लेना है वो सब यहाँ पर अनुसूची 3 में लिखा होता है। अनुसूची 3 में ये वो है कि जो भी जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति की शपथ है वो अलग वहां पर लिखी गई है, ठीक है। जो हमारे आर्म फोर्स है यानी कि जो हमारे एयरफोर्स से रिलेटेड है, जो भी हमारे एयरफोर्स हो गए, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, उनकी शपथ अलग लिखी हुई है, ठीक है। जो भी चीफ जस्टिस हैं उनकी शपथ अलग लिखी होती है, प्रतिज्ञाएं अलग लिखी होती है। तो मतलब हर जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो भी हमारी शपथ ली जाती है, जो जॉब से लगती है, तो उसमें वो सारे अलग अलग टाइप के जो इसकी जो शपथ है वो यहाँ पर विवरण है, लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी 4th अनुसूची। 4th अनुसूची क्या कहती है भाई, यहाँ पर है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है। उनके किस राज्य को कितनी सीटें मिलनी चाहिए वो यहाँ पर मेंशन है कि भाई यूपी को इतनी सीटें मिलनी चाहिए, एमपी को इतनी सीटें मिलनी चाहिए, जो पूर्वोत्तर राज्य है उनको इतनी सीटें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो राज्य की सभा में सीटों का बंटवारा है वो हमारी 4थी अनुसूची में मेंशन है, ठीक है।
कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं पांचवी अनुसूची क्या कहती है। पांचवी अनुसूची हमारी कहती है कि अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति प्रशासन, यानी कि जो हमारी एक सेकंड, ओके, वेट अ सेकंड, हाँ सही है। चलिए, यहाँ पर ये बात किया गया है, जो हमारी पांचवी अनुसूची है, कि लोकसभा में, ठीक है, SC ST के लिए सीटों का संरक्षण रखा गया है। भाई उनके लिए आरक्षण है कि उनकी जो सीटें हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, जो पांचवी अनुसूची है, इसमें बोला गया है कि जो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति प्रशासन की लोकसभा में SC ST की सीटों के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। ये कहाँ कहा गया है, संरक्षण रखा गया है हमारी पांचवी अनुसूची में। ठीक है, कि भाई एक मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू कि आपकी जो टोटल जो है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि टोटल जो हमारी सीटें हैं, मान लो कि 400 सीटें हैं, ठीक है, कि 400 सीटें पूरी टोटल हैं। उसमें से ये बोला गया कि भाई जो हमारे SC ST वाले लोग हैं उनके लिए पर्टिकुलर इतने मान लीजिए 50 सीटें हैं, तो 50 सीटें उनके लिए क्या है, रिजर्वेशन है, रिजर्व है, कि वो इनकी सीटें हैं, ये अपने सीटों से अपना क्या है इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, या जो भी है। ठीक, आपको ये चीजें समझ में आ गई कि यहाँ पर पांचवी अनुसूची में क्या है कि SC ST सीटों का यहाँ पर रिजर्वेशन है, संरक्षण किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं छठी अनुसूची क्या कहती है। छठी अनुसूची हमारी कहती है पूर्वोत्तर राज्य के जनजातीय क्षेत्र प्रशासन, यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें जैसे जो भी आदिवासी के जीवन, उनकी जो जीवन शैली है, जो पूर्वोत्तर राज्य में रहते हैं, स्पेशली जो आदिवासी लोग हैं, उनकी जो भी जीवन शैली है उनको देखते हुए क्या है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये जो हमारे हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अपना कानून खुद बना सकते हैं। उसमें जो है संसद इनका हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो अप्रूवल दे देगी संसद। क्यों? क्योंकि देखिए उनका अपना खुद का ट्रेडिशनल जो भी उनका रीति रिवाज है, जो भी है, तो वो अपना क्या है, अपना कानून खुद बना सकते हैं अपना जीवन व्यापन के लिए, संसद उसे अप्रूवल दे देगी। ठीक है, बात कर लिया। यहाँ पर क्या है, अनुसूची 6 में लिखा हुआ है। अनुसूची 7 में क्या कहता है, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची, यानी कि यहाँ पर संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। क्या है, शक्तियों का बंटवारा कहा गया है कि संघ के पास, यानी कि जो हमारा केंद्र जो भी है उसको कितनी मिलनी चाहिए, केंद्र को कितनी शक्ति पावर होनी चाहिए, राज्य को कितनी पावर देनी है, और दोनों को मिलाकर यानी कि कितनी पावर संघ राज्य दोनों के पास होनी चाहिए। ठीक है, ये बोला गया है। यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा है हमारी 7वीं अनुसूची में, संघ, राज्य व समवर्ती सूची में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि देखिए किसके पास कौन सी शक्ति होगी, ये भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एयरफोर्स का जो अधिकार है वो किसके पास होगा, एयरफोर्स की जो पावर है, जो भी शक्ति है, वो किसके पास होगा, सिंपल सी बात है, वो सेंट्रल के पास होगा, यानी कि केंद्र के पास, संघ के पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं राज्य के पास कौन सा होगा। राज्य के पास जैसे पंचायत, ठीक है, पंचायत हो गया। ठीक है, और क्योंकि देखिए राज्य जो है वो एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल बात कर लेते हैं, यूपी है। ठीक है, तो उसकी क्या है, यूपी की एक सीमा है। ठीक है, उस सीमा के अंदर बहुत सारे क्या है, डिस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, उसमें जो भी, अब सिंपल सी बात है कि हर जगह पर क्या है, अगर हम बात कर लें तो जैसे हमारे CM जी हैं, ठीक है,
तो हर जगह पर सीएम तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। इसीलिए उन्होंने मतलब यहाँ पर क्या है कि पंचायत का एक विवरण है कि पंचायत, हर गांव में एक पंचायत होती है और उस पंचायत का एक प्रधान होता है, जो भी उस भी पर्टिकुलर गांव के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी मतलब वहां पे रूल्स या फिर मतलब नियम लाए जाते हैं, वो प्रधान देखते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसीलिए कहा गया कि पंचायत जो है वो क्या है, राज्य के पास होना चाहिए, ना कि केंद्र के पास होना चाहिए। तो राज्य जो पंचायत बनाने की शक्ति, जो पंचायत की पावर है, वो राज्य के पास होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारी दोनों यानी कि समवर्ती सूची और राज्य समवर्ती सूची के पास क्या होगी, यानी राज्य और संघ दोनों मिलाकर किसकी शक्ति होगी। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे नौकरी हो गई, ठीक है, परिवार नियोजन हो गया, शिक्षा हो गई, ये सब किसके, ये दोनों के पास होगी, राज्य के पास भी होगी और सेंट्रल के पास भी, यानी कि जो हमारा स्टेट है, स्टेट के पास भी होगी और सेंट्रल के पास, ये दोनों शक्तियां, यानी कि ये जो समवर्ती सूची है, इसमें ये दोनों शक्तियां होंगी। कौन कौन सी, कि आपका परिवार नियोजन, ठीक है, और इधर आपका नौकरी हो गई आपका, और क्या हो गया, यहाँ पर जो एजुकेशन है, ये दोनों के पास होगी। ये दोनों निकालेंगे अपनी अपनी वैकेंसी और यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि 8वीं अनुसूची क्या कहती है। 8वीं अनुसूची ये कहती है कि मान्यता प्राप्त भाषाएं, यानी कि हमारे जो भी 22 भाषाएं हैं, वो क्या है 8वीं अनुसूची में उसका विवरण है कि 8वीं अनुसूची में रखा गया है 22 भाषाओं को। ठीक है, या चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अच्छा भाषाएं कौन कौन सी हैं, इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बना दूंगी, उस ट्रिक से आप जल्दी लर्न कर लेंगे। 9वीं अनुसूची हमारी क्या कहती है, 9वीं अनुसूची कहती है भूमि सुधार एवं अन्य कानून न्यायालय समीक्षा से बाहर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे भूमि सुधार के तहत क्या बोला गया है कि जो जमींदार थे, पहले के टाइम में आपने देखा होगा जमींदारी व्यवस्था चलती थी, ठीक है, उसको हटाया गया और जो भी जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो भी भूमि थी, यानी कि जो भी जमीन उन जमींदारों के पास रखी हुई थी किसानों की, ये व्यवस्था हटाकर वो जितनी भी जिसकी जमीन थी वो किसानों को दिया गया कि भाई आप यहाँ पर व्यवसाय करें, आप खेती करें और अपना जीवन यापन करें। ठीक है, यानी कि वो जमीन क्या थी, किसानों को दे दिया गया। ठीक है, ये हमारी किसमें थी, अनुसूची 9 में थी। ठीक, 10वीं अनुसूची क्या कहती है, 10वीं अनुसूची कहती है दल बदल, यानी कि अब यहाँ पे दल बदल क्या है, दल बदल ये है कि चुनाव, जो मतलब यहाँ पे चुनाव से रिलेटेड है कि चुनाव से पहले, ठीक है, चुनाव से पहले आप किसी भी पार्टी में हैं, उसको आप पहले से चुनाव से पहले पार्टी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आप पार्टी नहीं चेंज कर सकते हैं। ये कहा गया है हमारे 10वीं अनुसूची में। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेती हूँ कि मान लीजिए कि बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी के कोई मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने चुनाव जीत लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं जाके किसमें आपके सपा हो गए, बसपा हो गए, या फिर आप उनका क्या नाम है जो आपके हैं, इसमें जाकर मिल जाएंगे। तो ये हुआ कि ऐसे देखा जाए तो ऐसे तो सारे लोग चले जाएंगे, वो तो जीत चुके हैं। इसलिए ये बोला गया कि भाई देखो, इलेक्शन से पहले, यानी कि इलेक्शन के जीतने से पहले आपको पार्टी चेंज करनी है तो आप पार्टी चेंज कर लो, लेकिन इलेक्शन के जीतने के बाद आप पार्टी नहीं चेंज कर सकते हैं। ये बोला गया 10वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कि हमारी 11वीं अनुसूची क्या कहती है। 11वीं अनुसूची कहती है पंचायत, यानी कि पंचायतों की शक्तियां व विषय। यहाँ पर मतलब वही है
कि जो भी रूरल में जो भी डेवलपमेंट या फिर जो भी एक योजना, जो भी नियम है, वो किसके थ्रू जाएंगे? पंचायत के थ्रू। ठीक है, जो भी गांव में विकास होगा, जो भी चीजें होंगी, वो पंचायत देखेगी। ठीक है, पंचायत का एक प्रधान हेड होता है, वहां के जो पंचायत के जो एक हेड होते हैं, जो भी पूरा मॉनिटर करते हैं, जो भी, वो कौन होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 12वीं अनुसूची क्या कहती है? 12वीं अनुसूची ये कहती है कि भाई अगर नगर रूरल आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो क्या अर्बन भी तो होना चाहिए, यानी कि नगर पालिकाओं का शक्ति व विषय। ठीक है, यहाँ पे नगर पालिका कहा गया है कि 12वीं अनुसूची में। अब यहाँ पर नगर पालिका का एक मेयर होता है। ठीक है, वो जो है पूरा इसको क्या करते हैं? अपने अंडर में, मतलब उसको क्या कहते हैं? मॉनिटर करते हैं। जो भी शहरों में विकास होता है, जो भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि चाहे वो पार्क हो या फिर जो भी चीजें हैं, वो कौन हैंडल करता है? वो कौन देख रेख करता है? नगर पालिका का हेड करता है, यानी कि नगर पालिका होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि ये आपका जो है 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में मैंने आपको चीजें बताई हैं। अगर लगता है कि आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज मुझे फिर से बताइएगा, मैं और भी इजी शब्दों में इसको बताने की कोशिश करूंगी। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे 8वीं अनुसूची है, ठीक है, 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची से तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा है। यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि पुलिस फोर्स है, उसकी जो शक्तियां, वो किसके अंतर्गत आती है? राज्य के आती है या केंद्र के मतलब आती है? ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बता दें कि जो हमारा वेतन, यानी कि वेतन भत्ते, ये भी पूछा, शपथ पूछ लिया जाता है। तो ये आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, तो मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारी 22 भाग हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं टोटल हमारे भारतीय संविधान के में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। पहला भाग क्या कहता है? पहला कहता है संघ और उसका क्षेत्र, यानी कि जो हमारी अभी पहली अनुसूची पढ़ी है ना, वो इसके ही अंतर्गत आएगी। इसमें जो भी लिखा हुआ है वो वहां पर होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 22 भाग में क्या है? संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, भाग 2 में क्या कहते हैं? नगर पालिका हो गई। ठीक, सॉरी, नागरिकता हो गई। भाग 2 में क्या है? नागरिकता हो गई। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हो गए। आपका जो मौलिक अधिकार क्या है? आपके जो आपके फंडामेंटल राइट आ गए, ये हो गया। फिर यहाँ पे आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी आपसे पूछ लिया गया है आर्टिकल जो भाग 4 है उसमें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पे तो मैंने भाग 1 भाग 2 ऐसे करके दे दिए, लेकिन यहाँ पे जो क ख ग है, जैसे ये 4 का ए, ये नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके ए बी सी डी ये भाग में नहीं जोड़े जाते हैं, ये इसके अंतर्गत ऐड किए गए हैं। अगर हम टोटल भाग की बात करें तो हमारे 22 ही भाग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 4 का ए क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य, यानी कि हमारा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर भाग 4 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है। ठीक है, चलो भाग 5 में देखते हैं, संघ सरकार हो गई। ठीक है, भाग 6 में क्या है? यहाँ पर भाग 6 में है राज्य सरकार हो गई। अगर यहाँ पर केंद्र सरकार पूछा गया है तो सिंपल सी बात है, राज्य सरकार भी पूछेगा, तो भाग 6 हमारा क्या है? राज्य सरकार हो गई। भाग 7 क्या कहता है कि जो भी हटाया गया, यानी कि 7वां संशोधन 1956 द्वारा जो भी चीजें इसमें से वो की गई है वो यहाँ पर ऐड है। ठीक है, भाग 8 क्या कहता है? केंद्र शासित प्रदेश, ये है। भाग 9 क्या कहता है? पंचायतें हैं। भाग 9 का अ क्या कहता है? यानी कि ए क्या कहता है? नगर पालिकाएं। भाग 9 का बी सहकारी समितियां। ठीक है, भाग 10 क्या कहता है? भाग 10 के अंतर्गत क्या क्या आएगा? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र आ जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर
भाग 11 के अंतर्गत क्या आता है, संघ और राज्य के बीच संबंध। भाग 12 क्या है, वित्त संपत्ति अनुबंध व वाद। ठीक है। भाग 13 क्या है, भारत के भीतर व्यापार व वाणिज्य, ये बोला गया है। इसके अंदर भी जो आर्टिकल है आप वो पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको केवल भाग बता रही हूँ, अब मैं इसके बाद आर्टिकल ही लेकर आऊंगी, लेकिन आपको ये सारी चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अब भाग 14 क्या कहता है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 का ए क्या कहता है, न्यायाधिकरण। ठीक है। फिर भाग 15 क्या कहता है, चुनाव। भाग 16 क्या कहता है, विशेष उपबंध SC ST OBC व अन्य वर्ग के लिए। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन की बात हो रही है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाग जो है 7 क्या कहता है, राजभाषा। ठीक है। भाग 8 क्या कहता है, आपात उपबंध। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन क्या होता है, इसकी बात कर ली है इसमें। ठीक है। इसमें भाग 19 क्या कहता है, विविध यानी कि मिसलेनियस यहाँ पर आ गया है। भाग 20 क्या कहता है, संविधान में संशोधन, यानी कि जो भी संशोधन होता है वो क्या है, भाग 20 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे। भाग 21 क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। भाग 22 क्या है, ये क्या है आपका, संक्षिप्त नाम प्रारंभ व निरसन। ठीक है। ये आपके टोटल क्या है, आपके हमने यहाँ पर बता दिया कि आपके टोटल 22 भाग है। इसके अंतर्गत भी हम आपके पढ़ेंगे कि कितने आर्टिकल आते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भाग 1 में, कहाँ से भाग 1 में क्या है, आपका राज्य क्षेत्र है, तो ये आर्टिकल 1 से 4 के बीच में आता है। ठीक है। तो ये आपके टोटल हमने 2 टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं, आपकी अनुसूची और आपका भाग। ठीक है। अब हम इसके बाद आप लोगों को जब आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे तो आपको वो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है। तो आप कोरिलेटिव भी कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो प्लीज अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपको ये बेनिफिट मिल सके। ठीक है। और इस नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी पॉलिटी, जो भी आर्टिकल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं उसको कोशिश करूंगी और सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।